हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव का टॉपिक वाइज सीरीज में वैदिक संस्कृति, जिसमें हम लोग देखेंगे 80 MCQ। टोटल 80 MCQ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीटली स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें और जो भी आपकी स्कोरिंग हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है यार कि आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी आप लोग एक लाइक नहीं कर पाते हो यार। ऐसा मत कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की स्कोरिंग क्या रहती है। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो का कट ऑफ क्या होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने लुसेंट ऑब्जेक्टिव को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो बस आप रिवाइज कीजिए और बताइए कि आपने कितना अच्छे से पढ़ रखा है। जनरल कैटेगरीज के लिए 74, BC के लिए 71, SC कैटेगरी 66, ST के लिए 68 और EWS कैटेगरी यहाँ पे 70 मार्क्स रखा जाता है। लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वीडियो तो आप लोग देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलेगी। अदरवाइज आप लोग कमेंट करते हो कि यार मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, वीडियो आप कब अपलोड करते हो। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इस वजह से आप सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल हम कह सकते हैं कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए बुक में तो आपको करीब यहाँ पे 110 क्वेश्चंस दिए गए, लेकिन उनमें से मैंने यहाँ पे 80 MCQ इंपॉर्टेंट जो कि कलेक्शन किया है। आने वाले एग्जाम्स में इससे बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता इस टॉपिक से। तो इस वीडियो को एंड तक खत्म कर लीजिए। अगर आपको इतना क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। देखिए आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कह सकते हैं कि श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा जो कि सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा कि जो कि गलत यहाँ पे पॉइंट्स नोट डाउन किया गया और वो हमारा कह सकते हैं ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये पॉइंट गलत है क्योंकि वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था तंबाकू का। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट वन ये बनता है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रमण कहते थे। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सुलभ सूत्र। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, इसको भी पढ़ करके काफ़ी नॉलेज हम ले सकते हैं। जैसे सुलभ सूत्र हिंदू धार्मिक दस्तावेजों का एक संग्रह है जिसे 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया। यह पुस्तक गणितीय रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। कई विद्वानों का विश्वास है कि ये गणित की सबसे पुरानी पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में बहुत से गणितीय सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि प्राचीन भारत में गणित अन्य प्राचीन संस्कृति से भी ज़्यादा अग्रिम था। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं यहाँ तक कि सुलभ सूत्र में लिखे गए जो प्रमेय दिए गए हैं यूरोपियों द्वारा कई शताब्दी के बाद आविष्कार किया जा सका, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वन ये बनता है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ऋग वेद में। कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए, सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा आपको इधर उधर कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ये हमारा क्रम था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं इन्हीं को हम लोग त्रयी या फिर वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है।
तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो यहाँ पे सही आंसर होगा मुंडक उपनिषद। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, पशुपालन। देखिए मैंने कल की जो वीडियो बनाया था हड़प्पा सभ्यता, उसमें मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। छोटा सा मैंने एक ट्रिक बना रखा, आप इस ट्रिक की मदद से कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। जैसे देखिए ट्रिक क्या है, सिंधु का प्यार ऋषि का पालनहार है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है। जैसे देखिए सिंधु का प्यार, यानी सिंधु का मतलब होता है सिंधु का सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी हम जो ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, इन दो सभ्यता के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि एक सिंधु सभ्यता और एक ऋग्वैदिक आर्यों की जो मुख्य व्यवसाय थी उन पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंधु का प्यार का मतलब ये हुआ कि सिंधु सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था, प्यार का मतलब व्यापार। मैंने कल यही मिस्टेक किया था, वहाँ पे मैंने कृषि आपको बता दिया था, उनका जो कि व्यापार सबसे अधिक था। ठीक है, उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो व्यापार था। बात समझ में। और यहाँ पे देखिए क्या है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय अगर हम बात करें तो ऋषि का पालनहार, यानी कि सिंधु का प्यार ऋषि का पालनहार है। तो ऋषि का मतलब हो गया कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पालन का मतलब पशुपालन। आई होप कि छोटा सा सेंटेंस आपको इन दोनों क्वेश्चंस को क्लियर करने में मदद किया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ के रूप में हम लोग सामवेद को जानते हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, मनु जो है उनको प्रथम विधि निर्माता के रूप में जाना जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, श्री भगवद गीता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, गोधन। ठीक है, गोधन ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। शूद्र का उल्लेख जो कि पहली बार मिलता है, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। बताइए कि पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया, और वो है इंद्र। ठीक है, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया और ये क्वेश्चंस भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में देखा था। ठीक है, तो सुलभ सूत्र जो है वो किस विषय से संबंधित है, तो आपको पता है कि ये एक गणित का विषय था, लेकिन गणित में भी ये ज्यामिति थे। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या है कि यज्ञवेदी की रचना से संबंधित ज्यामितीय ज्ञान दिया गया। संस्कृत के सुलभ शब्द का अर्थ होता है नापने की रस्सी या फिर डोरी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया ऋग्वेद से। ऑप्शन ए सही होगा। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि देखिए जो ये हम लोगों ने देखा अस्तोमा सदगमय, तो ये पौमान एक मंत्र होता है। ठीक है, पौमान या फिर कह सकते हैं पौमान अभ्यारो बृहदारण्य उपनिषद से। अगर पूछे कि किस उपनिषद से, तो बृहदारण्य उपनिषद में विद्यमान एक मंत्र है। यह मंत्र मूलतः जो है वो सोम यज्ञ की संस्कृति में यजमान द्वारा गाया जाता है। ठीक है, यजमान के द्वारा ये गाया जाता था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर पूछ ले कि किस उपनिषद से संबंधित है, तो बृहदारण्य उपनिषद आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। तो आपको पता है कि मध्य एशिया के निवासी थे और ये भारत में अगर आए थे तो ये सबसे पहले पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है, यानी कि वेद और यज्ञकर्ता के साथ आपको मैच करना है। बताइए, चलिए हम एक एक करके मैच करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा होगा ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को हिता या फिर होत्री कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से यजुर्वेद की बात करें तो अधर्यु, सामवेद की बात करें तो उधात्री और अथर्ववेद के लिए ब्रह्मा। इस तरह से हम कह सकते हैं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अच्छे तरीके से मैच करेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। तो इसका कारण ये है कि क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपौरुषेय का मतलब ही क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अपौरुषेय का मतलब ही होता है जो मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य से बाहर हो, यानी कि दैवी शक्ति। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं
वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया वो बहुत ज़्यादा चुनिंदा क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कणाद। ठीक है, कणाद आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। आपको पता होगा सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं अक्सर पेपर में देखने को मिलता रहता है। मैं लूसेंट की बात नहीं करता हूँ, लूसेंट में तो दिया ही गया, लूसेंट से ही हम करा रहे हैं। अक्सर कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये कहीं ना कहीं पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा जैमिनी, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और साथ ही साथ इसी की तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जैसे कि वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हो जाते हैं वदरायण, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। दोनों बात हो गई, तो दोनों का एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। तो दोनों को मैंने एक साथ लगा रखा है, पढ़ सकते हैं कि पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा के वदरायण। तो ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना, आप दोनों को अच्छे से याद रखेगा कि पूर्व मीमांसा कहे तो जैमिनी और उत्तर मीमांसा कहे तो वदरायण। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दूँ और एक बार आपको याद भी हो जाए, मैं हर तरह से कोशिश करता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। बताइए ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, नौवां मंडल जो कि सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था कह सकते हैं परुषड़ी, जिसको हम लोग प्राचीन नाम है परुषड़ी, रावी नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, परुषड़ी। अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6, 1/6 यहाँ पे रखा गया। नेक्स्ट वन ये बनता है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो हम यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, उत्तर वैदिक काल में। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं काफ़ी आसानी से कि उत्तर वैदिक काल एक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रह करके जाति पर आधारित हो गई थी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एशिया माइनर स्थित बोगाजकई का महत्व इसलिए है कि, बोगाजकई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते का उल्लेख मिलता है, इसलिए ये इसका महत्व हो जाता है। अगला प्रश्न कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक में मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ये क्वेश्चंस भी इतना ज़्यादा रिपीट हुआ है कि क्या बताऊँ। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गौतम, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट वन बनता है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, स्वर्ण आभूषण। अगला क्वेश्चन क्या है, योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक वर्णित नदी होती है सिंधु, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो ये उपनिषद बन जाता है कंडोपनिषद। ठीक है, कंडोपनिषद, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। कुंभा जो है वैदिक नदी कुंभा, ये अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा जो प्रस्तावित दार्शनिक प्रणाली है वो कौन सा है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो अतरंजी खेड़ा यहाँ पे सही होगा। अतरंजी खेड़ा कहाँ पे पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नीचे कमेंट करके बताइए कि मीमांसा के लेखक कौन है। ऊपर हम लोगों ने देख चुका है, तो हो सके तो आप दोनों मीमांसा की नीचे कमेंट कीजिएगा, दोनों मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के बारे में आपको दोनों का नीचे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में संबंधित है, यानी किस विषय से संबंधित है चरक संहिता।
सिंपल सी भाषा में बात करें तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है, आपने ये क्वेश्चंस कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, यज्ञ कैसे लिखा गया, यज्ञ यानी यजुर्वेद। क्लियर, काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं, यज्ञ और यजुर्वेद। नेक्स्ट वन ये बनता है कि वैदिक युगीन सभा बताइए, वैदिक युगीन सभा क्या थी। मंत्री परिषद थी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न बनता है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, वंशानुगत राजतंत्र, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, वंशानुगत राजतंत्र। यहाँ पे पढ़िए, वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। तो ध्यान रखिएगा, राजतंत्रात्मक प्रणाली होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई किस युग में। तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, वैदिक युग में। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, लुहार यानी लुहारगिरी, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, लुहार। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा कि वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहते हैं दूसरे से 7वें मंडल, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो ये होता है अथर्ववेद, जो कि सबसे लास्ट का वेद है, चौथा वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। अंशतः गद्य रूप में भी रचित है और वो है यजुर्वेद, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो इसका उल्लेख हम कह सकते हैं ये अथर्ववेद में मिलता है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार थोड़ी सी हमारे पर भी दया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है। आप इस बात को अगर समझते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुलोम विवाह का अर्थ बताइए। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे अनुलोम विवाह का अर्थ ये होता है कि उच्च वर्ण वाले पुरुष का निम्न वर्ण वाली नारी के साथ विवाह होना अनुलोम विवाह कहलाता है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट अगर हम बात करें, यानी कि निम्न वर्ण वाले पुरुष का उच्च वर्ण वाली नारी के साथ विवाह होना, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोम विवाह। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन था लेकिन हम इन्हें एक ही क्वेश्चन में सोचा कि दोनों को निपटा दिया जाए। ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक करेंगे, अनुलोम विवाह का अर्थ ये होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक युग में यौ कहा जाता था। वैदिक युग में यौ जो होता था उसको हम लोग जौ को कहते थे, ऑप्शन बी सही होगा, जौ को। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पॉइंट बनता है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रीहि जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन किसे टिक करेंगे, ऑप्शन ए यानी चावल। व्रीहि जो है चावल के लिए प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, बताइए अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। पाणिनि, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सर्वप्रथम ये व्याकरण की पुस्तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। मनुस्मृति जो सबसे प्राचीनतम है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, बताइए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया।
सबसे पवित्र नदी, सर्वाधिक वर्णित नदी हम लोगों ने ऊपर में देखा था सिंधु नदी, लेकिन सबसे पवित्र नदी का उल्लेख जो मिलता है वो सरस्वती को मिलता है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में सरस्वती को मतेतमा, देवीतमा आदि नामों से भी जाना गया, तो सरस्वती यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। अगर आपने हमारी महेश वर्णवाल सर की जो मैंने ऑब्जेक्टिव बुक का कराया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं, आपको एंशिएंट हिस्ट्री से काफ़ी अच्छी नॉलेज और भी मिल सकती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो सही आंसर होगा कुल, कुल या फिर कुटुंब, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संस्कृति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इंद्र, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अग्नि के लिए कितनी की गई है। ठीक है, यहाँ पे इंद्र के लिए तो 250 सूक्तों की रचना की गई है, अग्नि के लिए कितनी रचनाएं की गई है डेफिनेटली आपको पता होगा, लूसेंट आपने पढ़ा होगा, तो बताइए, नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अथर्ववेद, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक भी क्या होगा ताकि आप भी पढ़ सकते हो और रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, लास्ट तक वीडियो को देखिए, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो प्रजापति, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना, यानी कि ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम के साथ यहाँ पे मैच करना। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ऊपर में कि परुषणी जो कि रावी नदी का प्राचीन नाम था, तो यहाँ पे फर्स्ट का ए के साथ सतुद्री जो था वो सतलज नदी का प्राचीन नाम था। चिनाब जो है वर्तमान में उसका प्राचीन नाम अस्किनी था, यानी कि सभी अच्छी तरीके से मैच कर रहा है बिपाशा व्यास के लिए। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है। हिंदू धर्म में अगर हम बात करें कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी मान्यता दी गई है, 16। ठीक है, 16 संस्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी हो, तो गेरुवड़ी मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा, आप चाहो तो इसको पढ़ करके काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ध्यान रखिएगा, गेरुवाड़ी जो मृदभांड संस्कृति, इसका कालक्रम जो था 2400 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। बाकी चीज़ों को आप पढ़ करके नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति का नाम क्या है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति जो कि 1600 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, यह संस्कृति वैदिक काल से के समकालीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। अधन्य का प्रयोग किया गया गाय के लिए, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि रीत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया। ऋतस्य गोप कहा गया किसे, वरुण को, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, वरुण। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या फिर समुद्र का देवता था। जल या समुद्र का देवता के रूप में हम लोग जानते हैं वरुण को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी होगा वरुण। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि 3 क्रमों यानी 3 पगों पे 3 लोक को माप लेने का कारण किसे उपक्रम कहा गया। तो ये क्वेश्चन आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा या फिर सुना भी होगा, विष्णु। 3 पगों के लिए जाने जाते हैं विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे। मनुस्मृति का संबंध हो जाता है समाज व्यवस्था से, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा विश्वामित्र ने की थी और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है।
अवस्था मैंने आपको बताया था जिंद अवस्था, जो कि पारसियों धर्म की पारसी से धर्म से संबंधित होती है और ये ईरान से संबंधित है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये पॉइंट यहाँ पे जो कि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, बाल गंगाधर तिलक। उनका मानना था कि आर्य जो थे वो आर्कटिक होम के निवासी थे, ठीक है। चलिए, क्यूज का क्वेश्चंस भी आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन मैंने कर रखा। क्यूज का क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सही आंसर क्या होना चाहिए। वैदिक नदियाँ और उनका आधुनिक नाम के साथ यहाँ पे मैच करना है। कुछ नदियों हम लोगों ने ऊपर में ऑलरेडी देख चुका है, कुछ के साथ आपको मैच करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 80 से कितना स्कोर किया। क्या आज आपने कट ऑफ को क्लियर किया कि नहीं किया। और जो लोग वीडियो को बीच में छोड़ करके चले गए, तो मैं उनसे बस यही कहूँगा, और उनसे क्या कहूँगा, आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, अगर आपको ये लगता है कि अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप निकालना चाहते हैं, तो बस आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं, हर चीज़ को आप फॉलो करते हैं, तो आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकती। बाकी लोगों को जो लगता है कि वीडियो को बीच में छोड़ करके चले जाते हैं ना, तो वो अपनी खुद की जानकारी तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको उनको भी पता है कि इस बार उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें बताई जा रही है आप उनको फॉलो कीजिए। तो बस बात है आज इतनी ही तक। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है टॉपिक वाइज का, वो ये है कि मैंने आपको ज्योग्राफी का पार्ट 1 कराया था, ठीक है, भारत का स्थिति और विस्तार। तो उसका सेकंड टॉपिक आप उसमें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें 16 लगभग 100 करीब 160 क्वेश्चन दिए गए थे। मैंने 80 क्वेश्चन के करीब ही दिया था। तो आप उसके आगे क्या पढ़ लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। तो फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।